अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? तो आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है जो कि स्टेट्स ऑफ मैटर और फेस चेंजेस से रिलेटेड है। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेस चेंजेस, आज हम उसको स्टडी करेंगे कि स्टेट ऑफ मैटर होता क्या है और किस तरह से फेजेस चेंज होते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा वर्ड है वो किससे मिलकर बना है। हमारा वर्ड This word is made up of matter and energy. मैटर को मैं आपको एक्सप्लेन पहले भी कर चुकी हूँ कि मैटर होता क्या है, लेकिन क्योंकि अब हमारे पास टॉपिक है, अब हमने उसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखनी है, प्रॉपर उसकी स्टेट्स देखनी है, तो इसको अब आपने प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है कि मैटर हमारे पास एक्चुअली है क्या। और हमारे पास जो है वो एनर्जी, अब कोई भी मैटर है हमारे पास, मैटर तो हमें नज़र आ रहा है जो हमारे इर्द गिर्द की चीज़ें हैं, लेकिन एनर्जी हमारे इर्द गिर्द जो मौजूद है किसी भी मटेरियल के अंदर, किसी भी फॉर्म में, वो हमें दिखाई नहीं देती है। तो हमने जो डिस्कस करना है वो बेसिकली करना है मैटर को। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैटर? मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज वॉल्यूम। हमारे इर्द गिर्द कोई भी चीज जिसका मास होगा, जो कि वॉल्यूम को ऑक्युपाई करेगा, हम कहेंगे कि वो हमारे पास मैटर है। हमारे इर्द गिर्द जो मैटर है वो डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं। कई किस्म की फॉर्म्स हैं, स्टेट्स हैं, जिसकी तौर पर हम मैटर को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, मैटर को देखते हैं अपने इर्द गिर्द। तो उन स्टेट्स को बेसिकली हमने आज स्टडी करना है। तो उन स्टेट्स में कौन कौन सी स्टेट आती हैं? एक हमारे पास है सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। अगर हम डिस्कस करें सॉलिड को, लिक्विड को, गैस को, क्योंकि हम अपने इर्द गिर्द या तो कोई चीज़ अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं वो इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड करते हैं, अगर हम कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, या तो इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड देखते हैं, या अगर हम कुछ महसूस कर रहे होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ गैस करते हैं। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस जो कि हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इनको हम कहते हैं कि दीज आर द प्राइमरी स्टेट्स ऑफ मैटर। ये मैटर की प्राइमरी स्टेट्स होती हैं जिसको हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन के साथ, डिटेल के साथ हम इसको पढ़ते हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा है। हमारे पास जो नॉलेज जो हमें अवेलेबल है, जो बहुत ज़्यादा हमारे पास नॉलेज है, वो इन प्राइमरी स्टेट्स ऑफ मैटर का है। अब क्योंकि नॉलेज बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर हो रहा है, इसलिए हम बाकी स्टेट्स ऑफ मैटर को भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डिस्कस करते जा रहे हैं, उसके बारे में हमें पता लगता जा रहा है। अब जो हमने प्राइमरी स्टेट्स ऑफ मैटर को डिस्कस किया, ये प्राइमरी स्टेट्स ऑफ मैटर एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करती हैं। अब वो जो एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करेंगी वो किस वे में, किस जरिए से करती हैं, उसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट जो हमारे पास आता है वो आता है डिफरेंट स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। हमारे पास कोई भी मैटर है, आपको पता है वो किसी ना किसी एटम से, किसी ना किसी मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। तो अब एक एटम, जैसे लेट्स सपोज हमारे पास एटम्स हैं, अब मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास एटम्स होते हैं वो कंबाइन होकर बनाते हैं मॉलिक्यूल्स। एटम कंबाइन होकर क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। तो अब जो हमारे पास ये एटम है, वो एटम एक दूसरे से कंबाइन किस तरह से होते हैं? तो वो हमारे पास बेसिकली होती है, उनके दरमियान एक इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होती है जो कि एक एटम को दूसरे एटम से, या एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो है वो अटैच रखती है, कनेक्ट रखती है। तो अगर हम डिफरेंट स्टेट्स की बात करते हैं, द फॉर्म ऑफ सॉलिड हो, वो लिक्विड हो, वो गैस हो, तो तीनों के अंदर इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो डिफरेंट हैं, उनकी स्ट्रेंथ वो जो है हमारे पास क्या होती है, वो डिफरेंट होती है। नंबर 2, हम किस बेस पर इन प्राइमरी स्टेट्स ऑफ मैटर को डिफरेंशिएट करते हैं? तो सेकंड नंबर पे हम अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स की बेस पर करते हैं। वो पार्टिकल्स, वो मैटर, वो एटम्स, वो मॉलिक्यूल्स किस तरह से एक दूसरे के साथ अरेंज हुए हैं, उनकी अरेंजमेंट क्या है।
तो वो जो अरेंजमेंट है वो सॉलिड में डिफरेंट नजर आएगी आपको, वो लिक्विड में डिफरेंट नजर आएगी, वो गैस में डिफरेंट नजर आएगी। तो इसका मतलब है कि अगर हम प्राइमरी स्टेट्स ऑफ मैटर को डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं तो वो हम सेकेंडली किसकी बेस पर कर रहे होते हैं, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स की बेस पर कर रहे होते हैं। देन उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है, अब एक पार्टिकल है, ठीक है, और दूसरा पार्टिकल है, तो उस एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल के दरमियान में जो डिस्टेंस है उसकी बेस पर जो है वो हम सॉलिड को, लिक्विड को, गैस को डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं। वन बाय वन इन सबको डिटेल से पढ़ते हैं हम। सबसे फर्स्ट में हम डिस्कस करेंगे गैसेस को। अगर हम गैस को डिस्कस करें तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर होते हैं। एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान, जो एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है। जैसे कि आपकी बुक में एक इमेज बनी हुई है, उस इमेज के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊं, लेट्स सी, दीज आर द इमेज, इट इज़ द इमेज ऑफ गैस। ये एक पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल है, इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है, ये जो आपको नजर आ रही है, जो स्पेस नजर आ रही है, जो गैप नजर आ रहा है, ये क्या होता है, इसमें गैसेस में ज्यादा होता है। तो जो फर्स्ट पॉइंट हम, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हम गैस की पढ़ रहे हैं वो हमारे पास क्या है कि जो गैस के पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है, मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। अब देखें, इन डिस्टेंस की वजह से, अभी जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस की वजह से हर मॉलिक्यूल को, हर पार्टिकल जो हमारे पास मौजूद है उसको स्पेस मिल जाती है कि वो रैंडमली मूव कर सके। उनको मूव करने के लिए, आगे पीछे होने के लिए स्पेस मिल जाती है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास पार्टिकल्स, जो मॉलिक्यूल्स है, उसमें ग्रेटेस्ट डिस्टेंस होता है। तो वो पार्टिकल्स जो है वो उनकी मोशन, उनकी मूवमेंट भी कैसे होती है, उनकी मूवमेंट होती है रैंडमली। देन अगर पार्टिकल्स एक दूसरे से डिस्टेंस पर है, इसका मतलब कि उनके दरमियान जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होगी वो भी वीक होगी, क्योंकि अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होती है तो इसका मतलब है कि वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब करीब होंगे, वो आसानी से मूव नहीं कर सकते होंगे। लेकिन अगर मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस है, ज़्यादा डिस्टेंस है, वो रैंडमली मूव कर पा रहे हैं, तो इसकी रीज़न क्या है कि उनके जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है वो वीक होती है। इसीलिए हम गैस को इजीली कंप्रेस भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, अभी मैंने आपको इमेज के थ्रू दिखाया कि इसके दरमियान ये स्पेस है। अब लेट्स सपोज कि हमारे पास एक कंटेनर है, इस टाइप का कंटेनर हमारे पास है, हम उसके अंदर इस गैस के मॉलिक्यूल्स को डाल देते हैं, इन पार्टिकल्स को डाल देते हैं। अब इनके दरमियान जो डिस्टेंस आपको नजर आ रहा है वो ज्यादा है, तो अगर मैं इसके ऊपर कोई लिड रखती हूँ और उसको ऊपर से उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करती हूँ, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि इसमें डिस्टेंस ज्यादा है, तो वो आसानी से जो है वो लिड नीचे की तरफ मूव हो जाएगी, क्योंकि इसमें डिस्टेंस आता है, ये क्लोजली करीब करीब आ जाएंगे। अगर इनके दरमियान डिस्टेंस नहीं होता तो मैं ऊपर से प्रेशर अप्लाई करती भी, फिर भी जो है हमारे पास ये कंप्रेस नहीं हो पाती। तो ये जो एबिलिटी है, इसका मतलब है कि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस ज़्यादा होती है, डिस्टेंस ज़्यादा होता है, इसीलिए ये इजीली कंप्रेसिबल होती है। ये इसका फोर्थ पॉइंट है। अब जो डेंसिटीज होती है, इसलिए गैस की जो डेंसिटीज है वो भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है। डेंसिटी का कॉन्सेप्ट में भी आपने पढ़ा हो, डेंसिटी इज एक्चुअली मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अगर हमारे पास उसका वॉल्यूम ज़्यादा है, अब यहाँ पर देखें, गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे, इसका मतलब कि हम गैस के मॉलिक्यूल्स को जितनी स्पेस देंगे वो सारी की सारी ऑक्यूपाई कर लेगा। हमारा इन्वायरमेंट है, हमारे इन्वायरमेंट में गैसेज हैं, डिफरेंट गैसेज हैं, उनको जितना जितना इन्वायरमेंट मिलता है वो उतनी ही दूर दूर तक फैल जाती हैं। लेट्स सपोज कि आप रूम स्प्रे करते हैं, रूम स्प्रे करने, आप रूम स्प्रे एक रूम की एक साइड पर करते हैं, आप परफ्यूम लगाते हैं, आप एक साइड पर लगाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद आपको जो है वो रूम के दूसरी साइड पर भी जो है वो आप स्मेल कर सकते हैं उस परफ्यूम को, उस स्प्रे को। तो उसकी रीजन क्या होती है कि गैस के मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं और उनके डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि उनको जितनी स्पेस मिले वो सारी की सारी ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो इसका मतलब कि अगर वॉल्यूम ज्यादा होगा तो हमारे पास उसका मास क्या होगा, कम।
गैस का मास जो है वो बहुत कम होता है, लाइट होता है। इसलिए हम कहते हैं कि अगर मास कम है, मास पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से हम कहते हैं कि गैस की जो डेंसिटीज होती है वो भी कम होती है। नेक्स्ट हमारे पास है लिक्विड। लिक्विड लिक्विड में अब सारी चीज़ों को आपने कंपेयर करके पढ़ना है। इससे आपको आसानी होगी लिक्विड को, गैस को, सॉलिड को, यानी कि जो भी मैं आपको स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ाऊंगी उनको डिफ्रेंशिएट करने में आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी अगर आप इस तरह से कंपेयर करके पढ़ेंगे। आपकी बुक के अंदर आप देख सकते हैं कि इस तरह से कोई पॉइंट्स भी नहीं आपको हाईलाइट्स करके दिए हुए। ठीक है, तो आप इसको देख के आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना है। मैंने आपको सारे पॉइंट्स जो है वो हाईलाइट कर दिए हैं, आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। बस आपने नोट पैड्स अपने साथ रखने हैं ताकि आप एक एक पॉइंट्स को, की पॉइंट्स को जो है वो नोट कर सकें। देन हमारे पास है लिक्विड। अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। अभी मैंने आपको बताया, अगर हम गैस की बात करते हैं तो गैस में आप देख सकते हैं मॉलिक्यूल्स में डिस्टेंस ज़्यादा है, लेकिन अगर हम लिक्विड की बात करें तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में जो डिस्टेंस होता है वो गैस के मॉलिक्यूल्स के मुकाबले में बहुत कम होता है। इसका मतलब है कि गैस के जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड हैं, करीब करीब होते हैं। अब वो करीब होते हैं लेकिन स्पेस तो फिर भी उनमें मौजूद है। आप यहाँ पर इमेज के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि यहाँ पर गैप मौजूद है, तो इस वजह से लिक्विड के मॉलिक्यूल्स भी रैंडमली मूव करते हैं। इसमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है वो है सिग्निफिकेंट, क्योंकि मॉलिक्यूल्स, अभी आपने देखा कि मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड हैं, इसलिए उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी सिग्निफिकेंट होती है, गैस के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होती है। लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली अट्रैक्ट हुए होते हैं क्योंकि उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा होती हैं। लिक्विड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। अगर आपने एक ग्लास में, किसी बाउल में वाटर लिया हुआ है, लिक्विड लिया हुआ है, तो अगर आप उसको ऊपर से प्रेस करने की कोशिश करेंगे तो वो प्रेस नहीं होगा, यानी कि कंप्रेस नहीं होगा। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स कंप्रेस नहीं होते। फिर हाई डेंसिटीज देन गैसेस। अगर गैस की निस्बत देखा जाए तो लिक्विड जो है वो वॉल्यूम कम ऑक्यूपाई करेगा, लेकिन जो उसका हमारे पास मास है वो ज़्यादा होता है। वॉल्यूम के हिसाब से स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, जो हमारा लिक्विड होता है उसका वॉल्यूम स्पेसिफिक होता है। नेक्स्ट हमारे पास है सॉलिड। सॉलिड की डेफिनेट शेप होती है और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। अगर हम लिक्विड की बात करेंगे तो लिक्विड में हमारे पास कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है, लेकिन उसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है लिक्विड का। गैस का ना, गैस का डेफिनेट जो है वो गैस की डेफिनेट शेप है, और ना गैस के जो होते हैं वो फिक्स्ड वॉल्यूम होते हैं। तो इन तीनों में अगर आप डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो सॉलिड, लिक्विड और गैस में, तो सॉलिड का जो है वो आप देख सकते हैं इसकी डेफिनेट शेप भी है और फिक्स्ड वॉल्यूम भी है। लिक्विड में जो है, लिक्विड का फिक्स वॉल्यूम होता है लेकिन उसका शेप, लिक्विड की शेप कोई भी नहीं होती है। आप उसको, लिक्विड को जिस कंटेनर में डालेंगे या जिसमें आपके पास पैन, कोई भी आपके पास चीज़ उसके अंदर डालते हैं तो वो वही उसी शेप में जो वो कन्वर्ट हो जाता है। सेम एज इट इज, गैस का कोई स्पेसिफिक वॉल्यूम नहीं है, उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं। अब सॉलिड के मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं। इमेज के थ्रू आप देखें, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि सॉलिड जो है, क्योंकि इसकी डेफिनेट शेप, आपको अब ये सॉलिड की एक डेफिनेट शेप नजर आ रही है। अब ये डेफिनेट शेप किस वजह से है? क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक अरेंज हुए हुए हैं। यहाँ पर देखें आप, कोई स्पेस नहीं है और इसकी अरेंजमेंट है, स्पेसिफिक अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल्स की। इसका मतलब कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड के वो क्लोजली पैक्ड होते हैं और उनमें वाइब्रेटरी मोशन होती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के दरमियान बिल्कुल स्पेस नहीं है, स्पेस नहीं होती है, इसलिए वो रैंडमली मूव नहीं कर सकते हैं। तो अपने ही मेन पोजीशन से आगे और पीछे ऑसिलेटरी तौर पर जो है वो मूव कर रहे होते हैं। अब इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि सॉलिड्स में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, जिसकी वजह से एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अटैच होता है। सॉलिड्स
इनकम्प्रेसिबल होते हैं, बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं कर सकते हैं आप उसको। और इसके अलावा जो सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, हार्ड होते हैं। उसकी स्पेसिफिक शेप है तो वो रिजिड स्ट्रक्चर है, उसका स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है। और सॉलिड की जो डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा है, यानी कि लिक्विड की निस्बत और जो गैस की निस्बत जो सबसे हाईएस्ट डेंसिटी होती है वो सॉलिड की होती है। एक और पॉइंट क्या आपकी बुक के अंदर हाईलाइट हुआ है कि जो सॉलिड है उसको किसी भी कंटेनर की ज़रूरत नहीं पड़ती स्टोर करने के लिए, क्योंकि सॉलिड की अपनी शेप है, उसका अपना वॉल्यूम है, फिक्स्ड वॉल्यूम है। आप उसको जहां चाहे उठा के जिस तरह से रख दें, वो उसने अपना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना है, उसका अपना मैस है, अपनी शेप है। लेकिन अगर हम लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड को स्टोर करने के लिए हमें कंटेनर की ज़रूरत पड़ती है। सेम ऐसी अगर हम गैस को स्टोर करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी हमें स्पेसिफिक कंटेनर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक और डिफरेंस है सॉलिड, लिक्विड और गैस में। आगे जाके आप लोग पढ़ेंगे कि सॉलिड्स की भी बहुत सारे टाइप्स होती हैं, यानी कि बेसिकली टू टाइप्स होती हैं सॉलिड्स की। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक होता है अमोर्फस सॉलिड। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड की अगर हम बात करेंगे तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड बेसिकली इसकी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है, स्पेसिफिक शेप होती है, मॉलिक्यूल्स की प्रॉपरली अरेंजमेंट होती है। लेकिन अगर हम अमोर्फस की बात करते हैं तो अमोर्फस का मतलब ही होता है शेपलेस। तो वो जो है वो आप लोग जो है वो आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन आपकी बुक के अंदर फिलहाल इस पॉइंट में एक और पॉइंट हाईलाइट हुआ है इस टॉपिक में, दैट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड विच इज मोस्ट डेंस सब्सटेंस। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है वो सबसे ज्यादा डेंस सब्सटेंस होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड इसमें पार्टिकल्स परफेक्टली अरेंज होते हैं और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, यानी कि पार्टिकल्स के जो पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स है एक दूसरे के साथ उनका जो बॉन्डिंग है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और परफेक्टली अरेंजमेंट नजर आ रही होती है आपको। इसीलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड की अगर हम बात करें तो इसमें अगर हम कंप्रेसिबिलिटी करना चाहें तो कंप्रेसिबिलिटी तो बिल्कुल इम्पॉसिबल होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसलिए हम कहते हैं कि ये मोस्ट डेंस सब्सटेंस है। आगे चलते हैं। जो अभी तक हमने जो है वो प्राइमरी स्टेट्स ऑफ मैटर को डिस्कस किया है। नेक्स्ट हमारे पास है प्लाज्मा, जिसको हम फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं। प्लाज्मा जो है बेसिकली इट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स हैविंग द हाई काइनेटिक एनर्जी। ऐसे पार्टिकल्स जिसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, हम कहते हैं कि वो पार्टिकल्स बेसिकली दीज आर द प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर। दोस पार्टिकल्स आर नोन एज द प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर। अब अगर हम प्लाज्मा को हमने कहाँ ऑब्जर्व किया, कहाँ हम देखते हैं, तो प्लाज्मा बेसिकली एग्जिस्ट करता है फ्लोरेसेंट ट्यूब्स में, जो ट्यूबलाइट्स वगैरह होती हैं, लाइटनिंग पर्पजेस के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा वेल्डिंग आर्क्स में, अगर आपने कभी वेल्डिंग करते हुए देखा हो तो उसमें से आप देखते हैं स्पार्क निकलता है। तो जो वेल्डिंग आर्क्स होती हैं बेसिकली इतनी ज़्यादा हीट जनरेट करती हैं ताकि वो मेटल को फ्यूज कर सके, उसको मेल्ट कर सके। तो ये जो हमारे पास जो प्लाज्मा है विच इज़ द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, वो फ्लोरेसेंट ट्यूब्स में, लाइटिंग में, वेल्डिंग आर्क्स में जो एग्जिस्ट कर रही होती है। प्लाज्मा, अब प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा पार्शियली आयोनाइज्ड गैस होती है। ये गैस है आयोनाइज्ड गैस। आयनाइजेशन क्या होती है, एटम का आयन में कन्वर्ट होना आयनाइजेशन कहलाता है। ये सारा कुछ आप आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो वो जो पार्शियली अगर आयनाइज्ड हो रहा है ना, एक होता है कंप्लीट, मुकम्मल तौर पर, और अगर कंप्लीट नहीं होता, इनकम्प्लीट को हम जो है पार्शियल का नाम दे देते हैं अगर कुछ हद तक हुआ हो तो हम कहते हैं पार्शियली आयनाइज्ड गैस है। और वो गैस जिसमें हम कहते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं, इसमें आयंस होते हैं, इसमें इसमें फोटॉन्स होते हैं। आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, दीज आर द बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं एटम के। तो जो अब ये जो पार्शियली आयोनाइज्ड गैसेस में क्या क्या मौजूद है, इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें आयंस है, इसमें फोटॉन्स है। तो बेसिकली यहाँ पास जो प्लाज्मा है वो इन चीज़ों में एग्जिस्ट करता है और इस फॉर्म में जो है वो पाया जाता है। हम कहते हैं कि अगर इस फॉर्म में है तो हम कंसीडर करते हैं कि वो प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर है। नेक्स्ट, अब मैटर इंटरमीडिएट स्टेट में भी पाया जाता है। इंटरमीडिएट, दरमियानी स्टेट। अब
इंटरमीडिएट से मुराद ये है कि मैटर ऐसा होता है कि जिसमें लिक्विड मीट करता है गैस को, एक ऐसी स्टेज जिसमें लिक्विड कन्वर्ट हो रहा होता है गैस में, वो वाली स्टेट। एक ऐसी स्टेट जिसमें लिक्विड जो है वो कन्वर्ट हो रहा होता है सॉलिड की फॉर्म में। तो वो जो इंटरमीडिएट प्रोसेस स्टेप आता है जिसमें लिक्विड ने गैस में कन्वर्ट होना था, लेकिन ना वो उस वक्त लिक्विड है ना वो उस वक्त गैस है, एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। सेम एज इट इज, अगर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो ना वो लिक्विड है ना वो सॉलिड है, वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। तो जो इंटरमीडिएट स्टेट्स ऑफ मैटर है वो कौन कौन सी होती है? व्हेन लिक्विड मीट गैस या व्हेन लिक्विड मीट सॉलिड। इसकी अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो इंटरमीडिएट स्टेट्स में एक सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स एग्जांपल है इसकी, इसका लिक्विड क्रिस्टल एग्जांपल है, और इसके ग्रेफीन एग्जांपल। आपकी बुक में एक्सप्लेन हुआ है कि पॉइंट सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये है क्या। सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल स्टेट होती है ये सुपर क्रिटिकल जो हमारे पास फ्लूइड्स है, ये स्टेट ऑफ मैटर में सबसे ज्यादा कंप्रेस स्टेट होते हैं। यानी कि ये ऐसी स्टेट है, ये ऐसी स्टेज होती है जिसमें जो हमारे पास ये फ्लूइड होता है वो दोनों की प्रॉपर्टीज को शो कर रहा होता है, गैस की प्रॉपर्टी को भी और लिक्विड की प्रॉपर्टीज को भी। इंटरमीडिएट स्टेट है ना, तो इसका मतलब है कि किसके दरमियान होगा या कौन सी हमारे पास इसमें पॉइंट हम ऐड करेंगे? व्हेन लिक्विड मीट गैस। तो इसका मतलब कि ये हाईली कंप्रेसिबल स्टेट है, इसमें जो हमारे पास सुपर क्रिटिकल फ्लूइड होता है वो गैस को और लिक्विड को दोनों की प्रॉपर्टीज को शो करता है। अब इसका यूज अगर हम बात करें, बेसिकली ये हमारे पास यूज है कि हम इन फ्लूइड्स का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो कि कैरिड आउट नहीं हो रहे होते हैं कन्वेंशनल सॉल्वेंट्स में। जब हम सॉल्वेंट्स को यूज करते हैं लेबोरेटरीज में जाकर रिएक्शन करवाने के लिए, तो वो रिएक्शन अक्सर प्रोसीड नहीं हो रहे होते। तो उसको पॉसिबली कैरी आउट करवाने के लिए हम जो है वो किसका इस्तेमाल करते हैं? इन सुपर क्रिटिकल फ्लूइड का इस्तेमाल करते हैं। एक सुपर क्रिटिकल फ्लूइड की अगर मैं बात करूं तो वो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। तो ये हमारे पास जो है वो किसकी एग्जांपल में आता है? ये सुपर क्रिटिकल फ्लूइड की एग्जांपल में आता है। नेक्स्ट हमारे पास है लिक्विड क्रिस्टल्स। ये लिक्विड जो क्रिस्टल्स हमारे पास हैं, ये मैटर की वो स्टेट हैं जो कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को शो कर रहे होते हैं? जो कि इन बिटवीन द कन्वेंशनल लिक्विड्स एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। अभी पर हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था क्रिस्टलाइन सॉलिड को। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड और कन्वेंशनल लिक्विड, इनके इन बिटवीन जो प्रॉपर्टीज हैं उनको ये शो करता है, क्योंकि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हमारे पास बेसिकली इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ मैटर है। अगर हम इसका इस्तेमाल देखिएगा, हम इसको यूज कहाँ कर सकते हैं? तो बेसिकली जो हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं, आपने शायद पढ़ा भी हो, जो हमारे पास बेसिकली ये डिस्प्ले डिवाइसेस में इस्तेमाल होता है, जैसे एलसीडीज वगैरह हो गया, कंप्यूटर मॉनिटर्स हो गया, क्लॉक्स, वॉचेस, जो डिस्प्ले जो हमें नजर आ रहा होता है, जो नेविगेशन सिस्टम्स होता है, सारा ये सारे के जो डिस्प्ले सिस्टम्स होते हैं, डिस्प्ले डिवाइसेस के तौर पर हम जो है वो किसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं? हम लिक्विड क्रिस्टल्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आपके पास है ग्रेफीन। जो ग्रेफीन आपके पास है, इट इज टू डायमेंशनल क्रिस्टल। डायमेंशनल क्रिस्टल्स की फॉर्म, क्रिस्टल भी डायमेंशनल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है, टू डायमेंशनल होता है, थ्री डायमेंशनल होता है। तो टू डायमेंशनल जो क्रिस्टल होता है वो बेसिकली हमारे पास क्या है? वो ग्रेफीन। ये एग्जांपल होता है टू डायमेंशनल क्रिस्टल की। या हम ये भी कहते हैं कि सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम, अगर हमारे पास सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम अरेंज हुआ होता है हेक्सागोनल पैटर्न में, अगर कार्बन एटम, आपने शायद बेंजीन का स्ट्रक्चर पढ़ा हो, उस बेंजीन के स्ट्रक्चर में जो हमारे पास कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं, वो कार्बन एटम इन द फॉर्म ऑफ हेक्सागोन, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में जो है प्रेजेंट होता है। तो वो जो हेक्सागोनल पैटर्न में अगर कार्बन एटम की सिंगल लेयर मौजूद है, तो हम कहते हैं कि इट इज कॉल्ड द ग्रेफीन। ये ग्रेफीन है। किस फॉर्म में हम कहते हैं ना ग्रेफीन क्या है? क्या क्या एग्जांपल्स हैं? तो ग्रेफीन जो है वो बेसिकली टू डायमेंशनल क्रिस्टल है,
हम कहेंगे कि ये एग्जाम्पल है ग्रेफीन की। और एक हमारे पास सिंगल लेयर कार्बन एटम अगर हेक्सागोनल पैटर्न में मौजूद है तो वो भी हमारे पास क्या है, ग्रेफीन है। ग्रेफीन बेसिकली टफ होता है, थोड़ा सा रिजिड हार्ड होता है, फ्लेक्सिबल भी, फ्लेक्सिबिलिटी भी इसके अंदर होती है। ये लाइट मटेरियल है लेकिन इसमें रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है। सो लास्ट में हमारे पास जो लास्ट स्टेट ऑफ मैटर जो आपकी बुक में बताया हुआ है, इट इज नोन एज द एक्सोटिक स्टेट्स ऑफ मैटर। यानी कि हम अभी तक नॉलेज जो है वो एक्सप्लोर किया जा रहा है, तो उस नॉलेज की एक्सप्लोरेशन में जहां तक एक्सप्लोर हुआ है वो आपको एक्सप्लेन करके बताया हुआ है। ये केमिस्ट्री की जो बुक है वो अपडेट हुई है। जो पिछला सिलेबस था उसमें ये चीज़ें एक्सप्लेन नहीं हुई थी, लेकिन अब क्योंकि नॉलेज एक्सप्लोर हुआ है तो अब सिलेबस चेंज होने का पर्पज़ ये होता है कि जो नॉलेज एक्सपेंड हो चुका है वो स्टूडेंट तक पहुंचाया जाए। तो नेक्स्ट हमारे पास जो एक्सोटिक स्टेट ऑफ मैटर से मुराद ये है कि ऐसी स्टेट ऑफ मैटर जो कि कॉमनली एनकाउंटर्ड हुई नहीं है अभी, उसको हम एक्सोटिक, कॉमनली एनकाउंटर्ड होती हैं नहीं हुई हुई, वो हम कहते हैं कि वो जो है वो एक्सोटिक स्टेट्स ऑफ मैटर। जैसे कि हमें नहीं इतना पता, जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं डार्क मैटर, ठीक है, हम कहते हैं बॉस जो आइंस्टाइन है उसका कंडेंसेट, न्यूक्लियर मैटर, क्वांटम स्पिन लिक्विड और बहुत से और भी अदर्स हैं जो कि कॉमनली एनकाउंटर्ड नहीं है। तो इनको हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक्सोटिक स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, तो ये अलग से पॉइंट है, आपने इसको भी हाईलाइट करके इसको भी याद करना है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक एक पॉइंट जो है वो आपसे डिस्कस किया है, आपको मैंने एक एक पॉइंट समझा दिया है। अब आपके पास यहाँ पर जो आपके पास मेंशन हुआ हुआ स्टेट्स ऑफ मैटर सेम एज इट इज मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अब यहाँ से आप जैसे एनीथिंग अदर देन एनर्जी विच कैरीज वेट एंड ऑक्युपाइज वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर, अब यहाँ से मैटर की डेफिनेशन को हाईलाइट कर लेना है। उसके बाद आपने ये बताना है कि जो है वहाँ पर डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। उसमें से अगर हम बेसिकली हमने जो 4 ऑब्जर्व की भी हैं, लेकिन जो जिसको हम सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा कहते हैं, इसके अलावा भी हमने बहुत से स्टेट ऑफ मैटर जो हम अपनी डेली लाइफ में नहीं ऑब्जर्व करते हैं, नहीं देखते, लेकिन फिर भी उसको जो है वो डिस्कवर किया जा चुका है, तो वो कौन कौन सी हैं आपने वो भी बतानी है। अब अगर प्राइमरी स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करेंगे तो वो कौन कौन सी हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब उनको डिफ्रेंशिएट किस किस बेस पे किया जाता है, उसकी इंटरमोलिकुलर फोर्स की स्ट्रेंथ की बेस पर, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल की बेस पर, उनके दरमियान पार्टिकल जो डिस्टेंस है पार्टिकल्स के दरमियान उसकी बेस पर। फिर यहाँ से आपको गैस को एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, और जो वहाँ पर उसके सारे फीचर्स आपको बताए हुए हैं जो कि मैंने आपको हाईलाइटेड कर दिए हैं, सेम एज इट इज आप हाईलाइट करके याद करें और अटेम्प्ट करें। यहाँ से जो आपको लिक्विड की प्रॉपर्टीज बताई हुई हैं, फिर आपको सॉलिड की प्रॉपर्टीज बताई हुई हैं, उसकी डेंसिटीज की बेस पर बताई हुई हैं। यहाँ से आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड बताया हुआ है। फिर इसके बाद आपके पास जो है वो प्लाज्मा है, व्हाट इज प्लाज्मा, प्लाज्मा को एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर इंटरमीडिएट स्टेट्स को एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया यहाँ से, उसमें सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स, लिक्विड, क्रिस्टल और ग्रेफीन है। अलग अलग आपको जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है। जो हमने ऊपर यहाँ पर जो है वो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स हैं। उसके बाद जो आपने एग्जांपल, आपने अलग अलग हेडिंग देके जो है वो उसको अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को कि सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स होते क्या हैं, ठीक है, उसकी एग्जांपल क्या है, उसका इस्तेमाल क्या है, इनकी यूजेस क्या है। सेम एज इट इज लिक्विड क्रिस्टल है, उसकी एग्जांपल यानी कि उसका यूज क्या है, कहाँ कहाँ वो पाया जाता है। सेम ग्रेफीन है, उसका क्या इस्तेमाल है, उसकी क्या एग्जांपल है, जो एग्जांपल क्या है, उसके इस्तेमाल क्या है, वो सारा कुछ आपने जो है वो उसको एक्सप्लेन करना है लिखते हुए। हर एक पॉइंट को आप अलग हाईलाइट किया करें। उससे फ़ायदा ये होता है कि जब एग्जामिनर आपका पेपर चेक कर रहा होता है तो जब आपने पॉइंट्स को हाईलाइट किया होता है तो उसके लिए भी आसानी होती है। और अगर आप एक एक पॉइंट को हाईलाइट करेंगे तो इससे कंफर्मेशन हो जाती है चेक करने वाले को कि स्टूडेंट की जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है और जो स्टूडेंट है उसने बहुत अच्छा पेपर अटेम्प्ट किया हो। नेक्स्ट जो लास्ट जो इसका पैराग्राफ है, इसमें आपको जो है वो एक्सोटिक स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बताया हुआ है, जिसको आपने अलग से हाईलाइट करना है और इसको याद करना है। इसकी एग्जांपल्स को भी आपने जो है वो याद करना है अलग से। सो स्टूडेंट्स, होप्स कि आपको जो है उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया है। अगर फिर भी कोई ऐसा पॉइंट जो आपको नहीं समझ आ रहा है या आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाए हैं तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ अपने नेक्स्ट लेक्चर में उसका आंसर ज़रूर शेयर करूँगी।
सो ये पॉइंट्स मैंने यहाँ पर हाईलाइटेड कर दिए हैं। कोशिश किया करें कि अपने नोट पैड्स को आप साथ रखें। मैं अपने हर लेक्चर में आपको कहती हूँ कि अपने नोट पैड साथ रखा करें ताकि आप जो है वो की पॉइंट्स को नोट कर सकें। इससे आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, चलें, ठीक है, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।